नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां बुलंदशहर में नहर से बच्चों से शव निकलवाने का एक मामला सामने आया है। ये मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। वलीपुर गंग नहर में एक अज्ञात शव मिलने की खबर पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने नाबालिग बच्चों से शव निकलवाया। सोशल मीडिया पर यह काफी वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद आखिरकार एसएसपी संतोष सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमाल, ये बुलंदशहर का जो केस है, इसका तो वीडियो वायरल हो गया था, ये मामला सामने आया है नाबालिग बच्चों से जिस तरह से शवों को निकलवाया पुलिस ने। क्या इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं और क्या हुआ था इस दौरान जो बुलंदशहर की घटना है? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें आमतौर पे अक्सर होती रहती हैं। कई बार वो सामने आ जाती हैं, कई बार सामने नहीं आती हैं। ये जो बुलंदशहर का मामला है, वो मामला ये है कि 2 रोज पहले कुछ लोग थे, कुछ नौजवान थे, 3-4, वो गए थे वहाँ पे कुछ पिकनिक करने और शराब वराब पी ली उन्होंने बहुत ज़्यादा। शराब पीने के बाद वो वहाँ पे तैर रहे थे। उनका एक साथी जो है वो शराब के नशे में डूब गया, तो उनके बाकी जो 3 साथी थे उसको डूबता हुआ देख करके वो भाग गए। उनको लगा कि कहीं उनके ऊपर इल्जाम ना आए, वो अपने गांव चले गए और उन्होंने बताया नहीं उसके बारे में। उसकी लाश तैरती हुई ये नहर में दिखाई पड़ी थी। जब कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला करी कि वहां पे लाश तैर रही है, तो पुलिस के लोग वहां पहुंचे। वहां कुछ 14, 15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो नहर के किनारे नहा रहे थे या वहां खेल कूद रहे थे। उन्होंने उन बच्चों से कहा, तो एक बच्चा नीचे उतरा, वो उसने लाश में कोई चीज कांटे जैसा फंसा करके एक छोटा सा पुल है, उस पुल के ऊपर गया। उसके बाद बच्चे उस लाश को खींच करके किनारे ले आए। अब आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एसपी से वहां के जवाब तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद एसपी ने उन दोनों लोगों को, जो एक सब इंस्पेक्टर थे, एक सिपाही, उनको लाइन हाजिर कर दिया है और इस मामले की सीओ से जांच बिठा दी है। जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमरोहा पुलिस ने नवजात बच्चे की चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये घटना पिपलौती खुर्द गांव की है। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया था। पुलिस ने 5 टीमें गठित की और 12 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद कर लिया। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो महिला बच्चे को चुरा कर लेके गई थी, उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका है। और कैदियों के लिए पैनिक बटन की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा के जिला जेल में, जहां कैदियों की सुविधा के लिए वायरलेस पैनिक बटन लगाए गए हैं। डीआईजी लव कुमार ने इसका उद्घाटन किया। रात में बैरक में अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है या किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाता है, तो वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकता है, मदद मांग सकता है। हर बैरक में एक स्विच लगाया गया है और इसको दबाते ही जेल के मेन गेट पर लगा अलार्म बजने लगेगा। हम जानते हैं लॉकडाउन के कारण करीब 3 महीने तक टैक्सियां वो बंद रही। जाहिर सी बात है, इस दौरान टैक्सी मालिक वो काफी परेशान रहे। ड्राइवरों को कोई आमदनी नहीं हुई और सड़कों पर पहिया जरूर थमा रहा, लेकिन रोड टैक्स में कोई रियायत नहीं है। बिल ना जमा करने पर पेनल्टी भी लगने का प्रावधान है। ऐसे में बनारस के ट्रैवल एजेंट और टैक्सी ड्राइवरों के होश उड़े हुए हैं और वो टैक्सी चलाना छोड़ आरटीओ ऑफिस का टैक्स माफ करने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं और इसी की पड़ताल करती हुई आइए देखते हैं रिपोर्ट। वाराणसी के नदेसर इलाके में खड़ी ये गाड़ियां सैकड़ों पर्यटकों को हर रोज बनारस और उसके आसपास के इलाकों में घुमाती थीं, लेकिन लॉकडाउन ने इन गाड़ियों का पहिया जाम कर दिया। इस समय लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से हम लोग के सारे स्टाफ, ड्राइवर और गाड़ियां धूल खा रही हैं, जिससे हम लोग बुरी तरह से त्रस्त। हम लोग का मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गया है। आने वाले 2020 तो पूरा टोटल चला गया है। फिर ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर भाई हम लोगों पे आश्रित हैं, ड्राइवर की फैमिली आश्रित है, जिससे हम लोग का पूरा बोझ हम लोग पे आ गया है बिल्कुल पर्टिकुलर, जिस वजह से पूरा हम लोग त्रस्त हैं। वाराणसी में तकरीबन 30,000 कमर्शियल कार, ऑटो, टैक्सी, बस रजिस्टर्ड हैं, जिनसे तकरीबन 2 लाख परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं।
छोटी गाड़ियों का टैक्स तिमाही के हिसाब से लगता है, जो कि 4,000 से 9,000 तक होता है, जबकि 35 सीटर से लेकर 45 सीटर बसों का रोड टैक्स हर महीने लगता है, जो कि 11,000 से 16,000 तक होता है। लिहाजा अब किसी तरह से टैक्स की माफी के लिए ये लोग आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जहां इन्हें फिलहाल फौरी तौर पर आश्वासन ही मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर लोग आए थे। इन लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ियां हमारी संचालित नहीं हुई हैं, इसके टैक्स को माफ़ किया जाए और हमारी गाड़ियों का समर्पण किया जाए। तो इस विषय में हमने इन लोगों को बताया है कि आप लोगों की बात जो है ऊपर तक रखी जा चुकी है और टैक्स माफ़ करने का निर्णय जो होता है वो शासन का होता है, नीतिगत निर्णय है, तो उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी से जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। लॉकडाउन के बाद टेम्पो, टैक्सी और ट्रैवल उद्योग से जुड़े लोग अपने रोजगार के पहिए को पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसमें उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक रोड टैक्स का लगता नजर आ रहा है। ऐसे में ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन के दरमियान के रोड टैक्स को माफ़ करे। ये कुछ हद तक जायज़ भी नज़र आता है और सरकार अगर ऐसा करती है तो इनके लिए बड़ी मदद भी होगी। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां इस साल चुनाव होने जा रहा है और उससे ठीक पहले एनडीए में कहीं ना कहीं जो है दरार होती हुई दिख रही है। सब कुछ वहां ठीक नहीं चल रहा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के मुंगेर जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने ये बयान दे दिया था कि बिहार में एनडीए गठबंधन अटूट है। चिराग पासवान ने इस कदम से मतभेद सार्वजनिक एक तरह से हो चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव आरा केरम कई मामलों में एक मिसाल कायम करता हुआ दिख रहा है। इस बार उन्होंने गांव से मच्छरों का खात्मा एक बार फिर उसकी एक मिसाल कायम की है। मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनसे फैलने वाली बीमारियां बढ़ गई थी, लोग तंग आ चुके थे। आखिरकार गांव के लोगों ने उससे निजात पाने के लिए हर घर में साफ सफाई पर जोर दिया। फिर गांव में जितने भी पानी के स्रोत थे उन सबको ढक दिया गया। जहां जहां पानी जमा होता था उन सभी जगहों को मिट्टी और रेत से दबा दिया गया। अंत में गांव वालों की कोशिश रंग लाई और अब इस गांव से मच्छर करीब करीब कह सकते हैं गायब हो चुके हैं। इस गांव में लोग जो हैं श्रमदान के लिए लाउड स्पीकर पर अपील के बाद घर से निकल आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस गांव की तारीफ की है। ओडिशा की बात करते हैं। इस साल जब जगन्नाथ यात्रा निकली और मौसी के घर वापस आती है तो रास्ते में एक मजार के पास कुछ देर के लिए रुकती है। दरअसल ये मजार भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त सालबेग की है। सालबेग 17वीं सदी में मुगल शासन में एक सैनिक थे। उनकी मां हिंदू थी जबकि पिता मुस्लिम। एक बार सालबेग एक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की, तब सालबेग की जान बच पाई थी। तब से सालबेग भी भगवान के भक्त हो गए। ओडिशा के राउरकेला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाबालिग से बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर पुलिस स्टेशन में 13 साल की आदिवासी बच्ची के साथ 4 महीने तक रेप हुआ और बाद में उसका एबॉर्शन भी करवाया गया। इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर आनंद चंद्र माझी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे पुलिस सेवा से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इस जघन्य अपराध में 4 और लोग भी शामिल बताए जाते हैं। और उत्तराखंड की बात करते हैं। कोरोना महामारी के बीच 4 धाम की यात्रा आखिरकार कल शुरू हो गई। फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई है। पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम मैनेजमेंट ने श्रद्धालुओं के लिए 422 ई पास जारी किए और 154 ई पास बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, जबकि 165 केदारनाथ के लिए, 55 गंगोत्री के लिए और 48 जो है यमुनोत्री मंदिर के दर्शन के लिए ई पास जारी हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ में 4 धाम की सभी तैयारियां वक्त रहते पूरी कर ली थी और इस बार इस यात्रा में थोड़ा विवाद भी हो गया था क्योंकि जो स्थानीय निवासी है वहां उनके इलाके से जब ये यात्रा गुजरनी है तो उनका वो विरोध कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर यात्रा को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों की मरने की खबर है। गुजरात के सौराष्ट्र से
मंगलवार को बिजली गिरने की अलग अलग घटनाएं हुई। 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत की खबर है और इस क्षेत्र में भारी बारिश भी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक जामनगर जिले के लालपुर में रक्का गांव के खेत में जब ये बिजली गिरी तो एक महिला और उसके 12 साल के बेटे की मौत हो गई। वहीं द्वारका में एक गांव में 2 महिलाओं की जान चली गई। गुजरात में हफ्ते भर में स्वामीनारायण संप्रदाय के 11 साधु कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर गुजरात के मणिनगर इलाके में है। संक्रमित पाए गए सभी साधु मणिनगर पंथ के हैं और बताया जा रहा है कि अहमदाबाद नगर निगम के उप स्वास्थ्य अधिकारी ने यह बताया कि संक्रमित पाए गए 5 साधु अहमदाबाद में इस मंदिर मणिनगर का जो मंदिर है उसके परिसर में रह रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि 6 अन्य साधुओं में 5 अहमदाबाद के न्यू रानिप इलाके के हैं और 1 साधु बावला गांव में रह रहे थे। सभी 11 साधुओं को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और अब बात करते हैं 3 किलोमीटर लंबी भारतीय रेल की मालगाड़ी की। इसे सुपर एनाकोंडा ट्रेन भी कहा जा रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा है और मालगाड़ी में 177 डिब्बे हैं, 3 इंजन हैं, 15,000 टन माल की ढुलाई एक साथ हो पा रही है। बिलासपुर चक्रधरपुर डिवीजन के बीच ये रेल दौड़ी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका है। इन दिनों लोन वराटू अभियान यहां पर चल रहा है। इसके तहत नक्सलियों को आतंक का रास्ता छोड़कर घर वापसी की कोशिश यहां पर की जाती है। इस अपील के बाद 4 इनामी सहित 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। ये तमाम लोग रेलवे ट्रैक और स्कूल भवन उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। जिन स्कूलों को इन्होंने उड़ाया अब उसी को बनाने में ये सहयोग देंगे। और बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां अनानास उगाने वाले किसान कोरोना काल में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें इसके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। ये शिकायत न सिर्फ किसानों की है बल्कि फल बेचने वालों की भी है। इतना ही नहीं, इस बार पहले के सालों की तरह अनानास को बाहर विदेश में भी निर्यात नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुलाल देवनाथ, जो कि पिछले 60 सालों से इस पेशे से जुड़े हैं, उन्हें लगता है कि कोरोना काल में सरकार को कुछ करना चाहिए। चाहे तो उस तरह की फैक्ट्री तैयार हो जहां पर कि अनानास का रस निकाल के जूस के तौर पर बेचा जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि इस बार का अनानास जो है वो साइज में छोटा है, राज्य से बाहर भी नहीं जा रहा, नहीं बिक रहा है। ऐसे में जो थोड़ा पैसा भी उनको मिल रहा है वो बमुश्किल उनकी लागत उससे निकल पा रही है।